पिछले क्लास में नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, गेस्चर, पोस्चर। तो गेस्चर और पोस्चर्स जो आपके मुद्रा है या हाथ है द्वारा जो सिग्नल्स देते हैं पोस्चर्स। तो अब हम आते हैं उसी में आगे फेशियल एक्सप्रेशन। चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के हाव भाव। ये सब पूरा नॉन वर्बल चल रहा है। तो ये गेस्चर और पोस्चर का जो पार्ट्स है, गेस्चर पोस्चर के बाद फेशियल एक्सप्रेशन होता है, फेशियल एक्सप्रेशन एंड देन आई कांटेक्ट। तो फेशियल एक्सप्रेशन दी नॉन वर्बल सिग्नल। Important non-verbal signals are conveyed by face. Various important are conveyed by the face. हो गया? तो चेहरे के हाव भाव के द्वारा चेहरे के हाव भाव के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण चेहरे के हाव भाव के द्वारा अनेक अशाब्दिक संदेश, चेहरे के हाव भाव के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण अशाब्दिक संदेश दिए जाते हैं, प्रायः दिए जाते हैं। दिए जाते हैं। तो ये क्या संदेश होते हैं, मतलब किस तरह का facial expression, the various important non-verbal signals are conveyed by the face ideas. चलिए, तो मेन इसमें होता है फियर। Disgust, happiness, angry, yes, यह सिग्नल मेन जो मुख्य जो 6 सिग्नल है या अशाब्दिक जो 6 सिग्नल्स हैं, चेहरे के द्वारा अक्सर हम डिस्गस्ट यानी घृणा का भाव, घृणा का भाव, हैप्पीनेस यानी खुशी, यानी क्रोध, सैडनेस दुख, अच्छा क्राइम तो कुछ उसमें नहीं, मुंह के द्वारा बोलते हैं केवल। हाँ, सैडनेस में भी आ सकता है। तो ये आपके फियर, सरप्राइज, डिस्गस्ट,
हैप्पीनेस, एंग्री एंड सैडनेस, ये मुख्य 6 क्या है, जिसमें आपका चेहरे के साथ साथ आंख, नोज, चिन, इन सब का होता है। कहीं आंखें खुली रह जाती हैं, कहीं चेहरा, आंख, मुंह खुला रह, और कहीं चेहरा, लिप्स जो है पीछे चला जाता है, आगे आ जाता है। तो आप खुद, जब आप डर का भाव हो तो डर का भाव प्रदर्शित करते रहिए। आप आईने में देखिए कि चेहरे का क्या आकृति होती है। सरप्राइज उसी तरह से, और हैप्पीनेस यानी खुशी जब होती है तो कैसे चेहरा खिल जाता है, तो ये आपके होठ पीछे चले जाते हैं। तो वो है एंग्री यानी क्रोध का भाव जब हो, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो ये सब यानी आंख, नाक, होठ, लिप्स, इन सब के संयुक्त प्रयास से या संयुक्त क्रियान्वयन से ही ये चेहरे के भाव उत्पन्न होते हैं। बिता दो। चलिए आगे हम चलते हैं। फिर आई कांटेक्ट। ये 2 पॉइंट आप लिख लें। स्पीकर perceive eye contact as a sign of careful listening. Speaker perceive eye contact from audience as a sign of careful listening. श्रोता जब बोलने वाले से आंख मिलाकर सुनता है, श्रोता जब बोलने वाले से आंख मिलाकर सुनता है तो इसे ध्यान से सुनना माना जाता है। तो इसे ध्यान से सुनना माना जाता है। इसे ध्यान से सुनना माना जाता है। तो इसे ध्यान से सुनना माना जाता है। आप लिख ले आई कांटेक्ट और नो और openness, interest, confidence, and honesty. Known for openness, interest, confidence and honesty. हो गया? इसे आप लिख ले कि आंख मिला के बात करना, स्पष्टता, रुचि, अस्पष्टता, रुचि, आत्मविश्वास,
विश्वास और ईमानदारी का प्रतीक है, और ईमानदारी का प्रतीक है, और ईमानदारी का प्रतीक है। अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, refer to be nervousness, rejection, nervousness, nervousness and rejection। तो आंख चुराना घबराहट और तिरस्कार को दर्शाता है। घबराहट और तिरस्कार को दर्शाता है। ये तो जनरल है, बट इन क्लास, ये तो जनरल है। ये तीसरा पॉइंट आपका है। चौथा, इन क्लास when the student is avoiding eye contact, and the student is avoiding eye contact, then he is not interested feeling uneasiness या embarrassed भी कह सकते हैं। uneasiness or embarrassed। In class, when a student is avoiding eye contact, CUNTA है ये, avoiding eye contact, then he is not interested or feeling embarrassed. He is not interested or feeling embarrassed. EMBRASSED, embarrassed। व्यग्र है, उतावलापन है या कहीं जाना है उसको, तो व्यग्रता जिसे कहते हैं। तो यदि कक्षा में विद्यार्थी आंख चुराता है, यदि कक्षा में विद्यार्थी आंख चुराता है, तो यह दर्शाता है कि वह शिक्षण में रुचि नहीं ले रहा है। यदि कक्षा में विद्यार्थी आंख चुराता है, तो यह दर्शाता है कि वह शिक्षण में रुचि नहीं ले रहा है, या किसी कारणवश व्यग्र है, या किसी कारणवश व्यग्र है, या किसी कारणवश व्यग्र है। व्यग्रता मतलब यह हो गया कि वो नहीं है, उसको कुछ अंदर से ही उसको कहीं या किसी से बात हो गई है, कोई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो सकता है, या कोई संदेश मिल गया है, घर से कोई मैसेज आ गया, जो भी है, या घर पे कोई बीमार है, तो कुछ ऐसा आंतरिक भाव उसके मन में चल रहा है जिससे कि वो कक्षा में कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। यानी अंदर मन बहुत व्यग्र है, बहुत ही अंदर से घबराहट है, तो इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। कांटेक्ट में जब नॉर्मल आप बात करते हैं, किसी से भी बात आप करते हैं, जब बिल्कुल आंखें मिला के बात करते हैं, तो एक स्पष्ट पुतली बिल्कुल नॉर्मल होती है। जब आंखें की पुतली बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाए में होते हैं, या आपकी आवाज तेज हो जाती है, या आप
कुछ बहुत ही स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये सक्रिय हो जाए, कंसंट्रेटेड हो जाए, तो इसका ये अर्थ होता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं, यू आर कंसीलिंग द फैक्ट्स। तो ये आंखों के बारे में बहुत है, और पिक्चरों में तो आंखों पर कितनी कहानियां और गाने हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। जो आदमी को दिखाई दे जाती है, आपके चेहरे का भाव दिखा देता है कि आप व्याकुल हैं। व्यग्र का मतलब होता है कि आपके अंतर, दूसरा उसको देख नहीं पाता है। हाँ, वो इंटरनल रिएक्शन एक तरह से होता है, आंतरिक जो व्याकुलता आपके चेहरे पर आ जाती है। व्याकुलता तो बट व्यग्रता वो दिखाई नहीं देती है, बट आप अनइजीनेस रहेंगे। जैसे आप चेयर पर बैठे हैं तो थोड़ा सा उठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, थोड़ा इधर कर लेंगे, थोड़ा इधर कर लेंगे, लेफ्ट राइट देख लेंगे, मतलब आप बिल्कुल कांस्टेंट नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ फिजिकली भी आपका मूवमेंट होता रहता है। कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, बट अपने ही चेयर पर बैठे बैठे आप थोड़ा सा हिल लेंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर लेंगे, तो वो व्यग्रता होती है। और वो किसी कारण से हो सकती है, वो पर्सनली होती है। व्याकुलता पर्सनल भी नहीं, पर्सनल दो के बीच झगड़ा हो गया तब भी आप व्याकुल हो गए, बट व्याग्रता अक्सर जो होती है इंटरपर्सनल, मतलब आपका इंट्रापर्सनल होती है, आपके अंदर ही होता है वो। चलिए, व्हाट आर दे? आंखें क्या है? आई, व्हाट आर दे? कलर्ड ग्लास, बहुत सी कविताएं हैं, तो चलो ये कविता हम भी लिख देते हैं। हम मतलब किसी की नकल ही कर रहे हैं, तो हमारी कविता आई व्हाट आर दे, आई व्हाट आर दे, कुछ न कुछ छूट जाता है भाई। आई व्हाट आर दे? कलर्ड, वेयर रिफ्लेक्शन, वेयर रिफ्लेक्शन comes and pass, open window, open window, open window by them to sit, open window, open window by them to sit, beauty, love, learning, WIT, become Imani. So I, what are they? Where reflection comes and pass, open window by them to sit, beauty, love, love. तो आंखें क्या है? एक रंगीन शीशा है। आंखें एक रंगीन शीशा है, जिसमें सूचनाएं आती और जाती हैं। आंखें एक रंगीन शीशा है, जिसमें सूचनाएं आती और जाती हैं। आंखें एक रंगीन शीशा है, जिसमें सूचनाएं आती और जाती हैं। यह एक खुली खिड़की है, यह एक खुली खिड़की है जिस पर, यह एक खुली खिड़की है जिस पर सुंदरता, प्यार, सीख,
जिस पर सुंदरता, प्यार, सीख और बुद्धिमानी आकर बैठती है। जिस पर सुंदरता, प्यार, सीख और बुद्धिमानी आकर बैठती है। बिता दे। चलिए, स्माइल, ये भी एक नॉन वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है। तो स्माइलिंग बहुत जरूरी है, हंसते रहिए, जहां भी रहिए। तो स्माइल कितने तरह की होती है, स्माइल क्या है, बहुत कुछ इस पर भी आप पूरी किताब देख सकते हैं। नॉन वर्बल सिग्नल में पूरा एक चैप्टर है इसका। तो स्माइल कितने तरह की होती है, वो स्माइल जैसे सिंपल हम कुछ कहते हैं, प्लेफुल, इनसिंसियर, इनसिंसियर, seductive, friendly, indicative, sincere, social, kind, descending, welcome, kind, ये कुछ तरह की जो स्माइल है, अलग अलग जगहों पे पिक्चरों में आप देखते होंगे। जब विलियन हंसता है तो ये एक स्माइल है, या विलियन जब मुस्कुराता है। हाँ, इनसिंसियर, seductive, friendly, indicative, sincere, social, client, DESCENDI, client sending, warm, welcome and teasing। तो प्लेफुल यानी एक चंचल कहते हैं जो बच्चों के अंदर होती है, चंचलता या चपलता, चपल मुस्कान जिसे आप कह ले, चपल मुस्कान जिसे हम कर सकते हैं। इनसिंसियर यानी निष्ठा रहित, जो आप विलियम्स को देखते हैं, निष्ठा रहित मुस्कान। सीड्यूसिव यानी मोहक, मोहन की मुस्कान, तो जो मोहक होती है तो वो है मोहक। फ्रेंडली, मित्रवत, इंडिकेटिव यानी सूचक, कुछ दिखाते हुए हंसना। तो ये आंखों के साथ होता है, आंखों को संकेत करते हुए हंसते हैं। इंडिकेटिव यानी सूचक यानी कुछ दिखाना। सिंसियर यानी निष्ठायुक्त। सोशल, सामाजिक, जो सामाजिक गैदरिंग में आप किसी से मिलते हैं तो या तो खुल के हंसते हैं, आपका दोस्त है तो किससे मुस्कुरा। दयालु मुस्कान। गर्मजोशी, वेलकम, स्वागत। वेलकम, स्वागत। पोलाइट यानी विनम्र, विनम्र। अभी आप देखेंगे कहीं लोगों को देखिए और रिकॉग्नाइज करिए कि ये कैसी मुस्कान है, पहचान करने की कोशिश। टीजिंग, चिढ़ाने वाली, टीज यानी चिढ़ाना किसी को, तो चिढ़ाने वाली मुस्कान। तो ये कुछ मुस्कान होती है जो कि आप अलग अलग देख सकते हैं, जिसमें इतना डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। हो गया। तो
स्माइल क्या होता है? स्माइल पर भी बहुत कविताएं हैं। स्माइल इज द लाइटनिंग सिस्टम ऑफ फेस, smile is the lightning system of face, cooling system of head, warming system of heart, else on smiling. मुस्कुराने में कुछ खर्चा नहीं होता, बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। चलिए, के अनुसार मुस्कुराना भी तो चाहिए ना। कहा एक ही मुस्कुराइए तो लड़ाई भी करा देती है, और अच्छा आपको आशीर्वाद भी, दोस्ती भी करा देगी, आशीर्वाद भी मिलेगा। द लाइटनिंग सिस्टम ऑफ फेस, यानी आपके चेहरे को चुंबकीय बना देती है या विद्युतमय बना देती है। मुस्कुराहट चेहरे को विद्युतमय बना देती है। मुस्कुराहट चेहरे को विद्युतमय बना देती है। कूलिंग सिस्टम ऑफ हेड, मस्तिष्क का शीतल या शीतल, मस्तिष्क को शीतल करती है या ठंडा करती है। मस्तिष्क को शीतल करती है और हृदय को गर्मी प्रदान करती है। मुस्कुराहट हृदय को गर्मी प्रदान करती है। हृदय को गर्मी प्रदान करती है। इसलिए कीप ऑन स्माइलिंग, हंसते रहिए, सॉरी मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मुस्कुराने में किसी का डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा, इसको ये मुस्कुराहट चेहरे को विद्युतमय बना देती है। मुस्कुराहट चेहरे को विद्युतमय बना देती है। मुस्कुराहट मस्तिष्क को, मुस्कुराहट को ठंडा रखती है। मुस्कुराहट हृदय को गर्मी प्रदान करती है। मुस्कुराहट हृदय को गर्मी प्रदान करती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। शुरू करना हो यानी बॉडी लैंग्वेज पे, तो मुस्कुराहट से आप शुरू करें थी, या फिर जैसे फेशियल एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया हो तो उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर कहीं बोलना है तो शुरुआत अच्छी होगी, फिर ध्यान से आप लोग सुनेंगे। चले, अब हम आते हैं फ्रॉक से। थोड़ा सा इसमें एक नया चैप्टर, मतलब नया इन्वेंशन है आज का। यानी कम्युनिकेशन दूरी का कितना ध्यान रखेंगे। इट इज ए स्टडी ऑफ डिस्टेंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन अराउंड ए पर्सन। स्टडी ऑफ डिस्टेंस, during communication बोलते समय व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना दूरी रखेगा। बोलते समय व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति से कितना दूरी रखेगा, इसका अध्ययन दूरी संबंधी संकेत कहलाता है। व्यक्ति बोलते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कितना दूरी रखेगा, इसका अध्ययन दूरी संबंधी संकेत कहलाता है। इस अध्ययन दूरी संबंधी संकेत प्रॉक्सिमिक्स कहलाता है। अब ये 3 तरह के फीचर्स इसमें आते हैं। तो इसे कौन कहते हैं? पर्सनल फीचर, यानी व्यक्तियों के बीच जो होता है। दूसरा होता है फिक्स्ड फीचर, तीसरा होता है सेमी फिक्स्ड फीचर। ये प्रॉक्सिमेसिस में 3 चीजें आती है। व्यक्तिगत दूरी, व्यक्तियों के बीच में दूरी, व्यक्तियों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, वो आता है पर्सनल फीचर में। फिक्स्ड फीचर यानी जो स्थिर दूरी है, जैसे किसी बिल्डिंग से, यही बिल्डिंग में कितने कमरे हैं, अब ये कमरा है तो इसका साइज तो फिक्स है, बढ़ेगा नहीं घटेगा। तो किसी बिल्डिंग में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठने के लिए जो एक निश्चित स्थान दिया जाता है, जैसे ऑफिस में आप देखें सबका एक होता है। अब डायरेक्टर का रूम होगा तो बड़ा होगा और लोगों का रूम छोटे हैं, तो इसे हम कहते हैं फिक्स्ड स्पेस, यानी निश्चित स्थान जिसे बदला नहीं जा सकता है। और सेमी फिक्स यानी जिसे बदला जा सकता है। कॉर्पोरेट में कोई मीटिंग हो रही है तो कुछ डिवाइडर्स लगा के छोटा रूम कर देंगे। अब बड़ी मीटिंग की जरूरत है तो उसको हटा देंगे तो बड़ा कमरा हो जाएगा। बैठने के लिए भी, जैसे आपका एक क्लास है, अभी एक क्लास में भी सर्किल में आप, जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल में या कोई वर्कशॉप हो रहा है तो सर्किल में बैठ सकते हैं। वर्कशॉप में आप सेमी सर्किल में खड़े हो जाते हैं। तो आवश्यकताओं के अनुसार जब सीटिंग अरेंजमेंट को अलग अलग बदला जाता है तो उसे हम कहते हैं सेमी फिक्स्ड फीचर। सेमी फिक्स्ड फीचर यानी आवश्यकताओं के अनुसार जब दूरियां, स्पीकर और श्रोताओं के बीच की दूरी को बदला जाता है तो उसे सेमी फिक्स्ड फीचर कहते हैं। और जहां यह दूरी निश्चित है, बदला नहीं जा सकता, परमानेंट दूरी है, उसे हम फिक्स्ड फीचर कहते हैं। और बात कर से बीच की जो दूरी होती है उसे हम पर्सनल फीचर कहते हैं। ये 3 फीचर मेन होते हैं इसमें। चार तरह होते हैं। पहला है इंटीमेट स्पेस जोन, तीसरा होता है बिजनेस स्पेस जोन, और चौथा होता है पब्लिक स्पेस जोन। ये 4 तरह के स्पेस जोन जनरली होते हैं। इंटीमेट स्पेस जोन, पर्सनल स्पेस जोन, बिजनेस स्पेस जोन एंड पब्लिक स्पेस जोन। तो ये 4 तरह के स्पेस जोन हम बात करते समय जनरली मेंटेन करते हैं।
इंटीमेट का मतलब होता है अंतरंग, बहुत ही क्लोज लोगों के लिए अंतरंग। इसे कहते हैं पर्सनल यानी व्यक्तिगत, बिजनेस यानी व्यापार, यानी सार्वजनिक। सार्वजनिक दूरी, सार्वजनिक दूरी। इंटीमेट यानी अंतरंग दूरी, व्यक्तिगत दूरी, बिजनेस यानी व्यापार संबंधी दूरी, और सार्वजनिक यानी हो गया। इसमें ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हम बता दें। पहला जो होता है इंटीमेट, 46 सेंटीमीटर, इट इज फॉर द फैमिली। ये व्यक्ति के अपने परिवारजनों के लिए होता है यह दूरी, और यह दूरी 46 यानी व्यक्ति से लेकर 46 सेंटीमीटर की दूरी को इंटीमेट जोन कहते हैं या इंटीमेट स्पेस जोन कहते हैं। और ये जो बहुत ही क्लोज है, या अपने परिवार के सदस्यों के बीच जो आप बात करते हैं, घर में जो आप बात करते हैं, या अपने मदर फादर सिस्टर पेरेंट और से वाइफ से जो आप बात करते हैं, तो इसे हम कहते हैं इंटीमेट जोन। बिल्कुल ही ये 46 सेंटीमीटर का जो रेंज होता है, व्यक्ति से लेकर 46 सेंटीमीटर तक का रेंज को पर्सनल इंटीमेट जोन कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है पर्सनल, पर्सनल फॉर नियर एंड डियर, जो आपके दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, जिनको आप जानते हैं, उनके लिए होता है इट इज फ्रॉम अप टू, यानी अप टू 46 सेंटीमीटर, यानी ये इंटीमेट जोन अप टू 46 यानी आपसे लेके 46 सेंटीमीटर की दूरी, ये फ्रॉम 46 सेंटीमीटर 1.2 मीटर, फ्रॉम 46 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर से लेकर 1.2 मीटर तक का ये नियर एंड डियर के लिए, जो आपके सगे संबंधी हैं, जिसको आप जानते हैं, दोस्तों के लिए, तो ये वो रेंज होता है जिसमें आप बात करते हैं। तो ये 46 सेंटीमीटर से लेके 1.2 मीटर तक होता है। और तीसरा होता है बिजनेस, जो आपका, इसे हम कहते हैं वर्किंग रेंज। बिजनेस में जैसे क्लास का भी है, ये भी इसी में आता है। जो क्लास की डिस्टेंस होती है ये 1.6 मीटर टू 3.6 मीटर, 1.2 टू 3.6 मीटर। और इसके बियॉन्ड जो है वो पब्लिक, यानी पब्लिक कहीं आपको भाषण देना है, तो जो चौथा है बियॉन्ड 3.6 मीटर, बियॉन्ड 3.6 मीटर, बियॉन्ड 3.6 मीटर, वो स्पेस जो होता है उसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी कहते हैं, या पब्लिक एड्रेसिंग स्पेस भी कहते हैं। तो ये स्पेस होता है। ये क्लास का स्पेस जो होता है वो बिजनेस में आता है, या आप बैठ के जो व्यापारी गण बिजनेस करते हैं, जो बातें करते हैं, या कोई मीटिंग कॉन्फ्रेंस होती है, वो सब इसमें आता है बिजनेस क्लास में। बियॉन्ड है, उससे आगे कुछ भी हो सकता है, ये मिनिमम है। 3.6 मीटर तो मिनिमम है, उसके बाद तो आप जितना चाहे जितना दूरी
वो डिपेंड करता है कितना बड़ा नेता है तो उतनी दूरी उसको रखेंगे, तो बियॉन्ड है उसके लिए। अब आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूट में अगर कोई फंक्शन होता है तो 10 मीटर की दूरी पे थोड़ा रहेगा, वो तो 3 मीटर डैश के सामने। जो आपका एक फंक्शन हुआ था जिसमें तो पिछले साल के बच्चों को जो सर्टिफिकेट दिया गया था, हाँ 3 मीटर के आसपास ही था, डैश से सामने लोग जो बैठे थे। तो इस तरह से वो बियॉन्ड आप देख सकते हैं। दूसरा और तीसरा ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जैसा मैंने बता दिया कि जो फिक्स स्पेस है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक जगह दी जाती है बैठने के लिए, आपके पोस्ट के अनुसार। आपके पोस्ट के अनुसार आपको एक जगह, यानी जगह कितना है और उसका, तो आपके पोस्ट के अनुसार वो हर डिपार्टमेंट्स में होती है। अब देखिए क्लरिकल के लिए एक बड़ा सा हॉल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें 3-4 लोग एक साथ बैठते हैं, एक टेबल चेयर, उतना जगह उनकी होती है। और उसी हिसाब से आप देखें डीडीओ है या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, या जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाती है वो स्पेस भी बढ़ता जाता है, बट वो फिक्स स्पेस होता है। अब इसका कोई डेफिनेट मीजर नहीं है कि कितना होना चाहिए, वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेस, जहां जितना प्लेस अवेलेबल है और जैसा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है। जैसे यही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, अब इसको आप चेंज तो नहीं कर सकते, अब कोई नया आ गया तो उसको रूम बनाना होता है। तो अभी जहां एचओ बैठते हैं पहले वहां थे, और जहां डायरेक्टर बैठते हैं ये ऑडियो विजुअल रूम हुआ करता था, नहीं थी। डायरेक्टर के बाद सीधे डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन जब ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट आ गई, अब जरूरत महसूस हुआ तो इस रूम को डायरेक्टर रूम बनाया गया और उसे फिर ज्वाइंट डायरेक्टर का रूम बना दिया गया। आज भी कोई ज्वाइंट डायरेक्टर नहीं है, खैर ठीक है, लेकिन है, पोस्ट तो है। तो इसलिए, और कारपोरेट में भी होते हैं। और तीसरा होता है सेमी फिक्स्ड, यानी फ्लेक्सिबल टाइप है, आवश्यकता के अनुसार उसे चेंज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि वो ग्लास वुडन का एक बाउंड्री बना देते हैं और जब जरूरत होगी उसको हटा देंगे, तो उस तरह से उसे हम कहते हैं सेमी फिक्स्ड स्पेस। चलिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके टोन ऑफ द वॉइस, पिच ऑफ द वॉइस, क्वालिटी, रेट, डिलीवरी, रिथम ऑफ द वॉइस, इसके ऊपर भी एक नॉन वर्बल होते हैं, प्लस जैसा वो क्राइंग है, गिगलिंग है और साइंग है, इन सब सिग्नल्स पर होता है। मैं एग्जांपल लेके, केवल ज्यादा हम डिटेल्स में इसमें नहीं जाएंगे, इतना तो आता नहीं, बट कभी कभी हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। फिक्स्ड स्पेस वाला अक्सर आता है, मतलब ये जो इंटीमेट स्पेस का जो डिस्टेंस है ये कभी कभी आता है, तो आप याद रखेंगे 4.6, 1.2, 3.6 एंड बियॉन्ड। तो जैसे एक एग्जांपल है कि किसी एक है, will you finish एक एग्जाम्पल है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्टाफ को कोई काम दिया गया है, कोई रिपोर्ट बनाने के लिए दिया गया है, कोई सीनियर आता है और उससे पूछता है तो किस शब्द पर वो जोड़ देगा, उस शब्द फिनिश विद दिस रिपोर्ट। अगर वो कहता है विल यू, क्या तुम पे अगर वो ज्यादा जोड़ देता है कि क्या तुम इस रिपोर्ट को कर सकोगे, पूरा कर सकोगे, क्या तुम का मतलब उसकी एबिलिटी पर क्वेश्चन कर रहा है, किस मतलब आई एम डाउटफुल कि तुम्हारी योग्यता नहीं है, शायद तुम इसे पूरा न कर। फिनिश, विल यू एबल टू फिनिश एंड एबल टू फिनिश,
अगर इस पे जोर देता है एबल टू फिनिश, कि क्या तुम इसे एबल टू फिनिश यानी आज शाम तक करने में सक्षम होगे, यानी तुम कर सकते हो, योग्यता है, लेकिन क्या इतने समय में कर पाओगे, यानी ये टाइम बाउंड, टाइम को इंडिकेट करता है कि क्या तुम इतने समय में कर पाओगे। जब वो कहता है कि क्या तुम समय बताया कि नहीं कि क्या तुम कर पाओगे, यानी इंडिकेट करता है। और कहता है विथ दिस रिपोर्ट, जो मैंने रिपोर्ट दिया था, दूसरी नहीं मुझे चाहिए, केवल वो रिपोर्ट। अगर विथ पे वो कंसंट्रेट करता है, विथ रिपोर्ट, कि यह रिपोर्ट, दूसरी नहीं, यह रिपोर्ट मुझे चाहिए, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट को करता है। दिस पर ज्यादा जोर देता है, तो ये इंडिकेट करता है कि दूसरों ने खत्म कर दिया लेकिन तुम अभी खत्म नहीं कर पाए। The others have completed their job, but you have not completed your job. दिस रिपोर्ट अगर एक साथ करता है, इसका मतलब should I give to other, कि यह मैं रिपोर्ट दूसरे को दे दूं, तुमसे नहीं हो पाएगा तो should I give to others। तो एक ही है, लेकिन देखिए अलग अलग शब्दों पर जब जोर दिया जाता है तो उसका अर्थ अलग अलग। वोकल क्वालिफायर होता है जो आवाज की तीव्रता, अलग अलग रेट, रिथम, बोलने का जो तरीका होता है वो उसके ऊपर डिपेंड्स करता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा लिसनिंग, और इसके साथ इसको खत्म करेंगे। अगले हफ्ते, पिछले हफ्ते खत्म हो जाना था बट अभी नहीं खत्म हो पाया। चलिए, लिसनिंग यानी ध्यान से सुनना। लिसनिंग क्या होता है? व्हेन इंफॉर्मेशन, डिफिनेशन इसकी है, व्हेन इंफॉर्मेशन properly reaches to mind, results in perception, then it is known as active listening। लिसनिंग का या लिसनिंग भी आप कर सकते हैं, इसकी ये परिभाषा है। When information properly reaches to mind and results in perception and conception of it यानी वो सूचना, then it is known as active listening। हो गया कि जब कोई सूचना अच्छी तरह मस्तिष्क तक पहुंचकर ज्ञानबोध और अभिधारणा में परिवर्तित हो जाती है, तो उस प्रक्रिया को, सूचना को नहीं, उस प्रक्रिया को सक्रिय सुनना कहते हैं। सॉरी, एक चीज छूट गया, यहां पर आप कर देंगे व्हेन एनी ऑडियो, सॉरी
एनी ऑडियो AU, क्योंकि आप कुछ देख भी सकते हैं तो देखने से भी सूचना माइंड में जाती है। यहाँ थोड़ा सा ऐड कर लो सारी। व्हेन एनी इंफॉर्मेशन, और हिंदी में लिख ले जब कोई सुनी गई सूचना, सूचना से पहले सुनी गई कर ले, जब कोई सुनी गई सूचना, क्योंकि हम देख भी सकते हैं तो ये क्लियर हो, जब कोई सुनी गई सूचना, एनी ऑडियो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली रीचेस टू द माइंड एंड रिजल्ट इन कंसेप्शन, यानी कोई अच्छी तरह आप सुनते हैं, सूचना के कारण आपको कोई नया ज्ञान या नए तथ्य सीखने को मिलता है, तो फिर वो उस प्रक्रिया को, सूचना को नहीं, उस प्रक्रिया को ऑडियो एक्टिव लिसनिंग कहेंगे। सक्रिय सुनना, उस प्रक्रिया को सक्रिय सुनना। आइए अब आप दो चार कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसमें, बस वो डिस्कस कर लेते हैं, और तो आप सुनना तो समझते ही है, कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे उस पर। तो स्किल लिसनिंग, लिसनिंग में क्या है, स्किल लिसनिंग क्या होता है? सुनने की दक्षता जिसे आप कहें, स्किल लिसनिंग, सुनने की दक्षता, सुनने की दक्षता। पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि सारांश, स्पष्ट तरह से सारांश बताना। शाब्दिक करते ही होता है कि स्पष्ट सारांश, लेकिन यहां पर पैराफ्रेजिंग का अर्थ है ना, ध्यान देके सुनना, ध्यान देके सुनना। अवेयर इंफॉर्मेशन, सूचना के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस टू इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना के प्रति जागरूकता। रिस्पॉन्डिंग, अनुकूल प्रतिक्रिया, जब आप सुन रहे हैं कुछ पूछा जाए तो आप बताएं, तो अनुकूल प्रतिक्रिया भी इसे कह सकते हैं, या प्रतिक्रिया भी लिखते हैं कि अनुकूल प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग, आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन, asking question for clarification, question for clarification, संदेह दूर करने के लिए प्रश्न पूछना, संदेह दूर करने के लिए प्रश्न पूछना, संदेह दूर करने के लिए प्रश्न पूछना। और लास्ट है मिररिंग, मैंने मिररिंग आपको बताया था, लैंग्वेज ऑफ स्पीकर, मिररिंग द लैंग्वेज ऑफ स्पीकर, मिरर यानी प्रतिबिंबित करना उसके नॉन वर्बल मैसेज को उसी रूप में। मिररिंग द लैंग्वेज यानी स्पीकर यानी जो भी है वक्ता के प्रतिबिंबित करना, वक्ता की भाषा को प्रतिबिंबित करना, यानी जो उसका नॉन वर्बल एसेंस है उसको आप कॉपी करने की कोशिश करिए। वक्ता की भाषा को प्रतिबिंबित करना, मिररिंग मैंने आपको बताया था, मैचिंग, मिररिंग, लीडिंग एंड पेसिंग,
NLP का पार्ट है ये, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो स्किल लिसनिंग के लिए जरूरी होते हैं। अगर आपको स्किल प्राप्त करना है तो आपको यानी ध्यान से सुनिए, सूचना के प्रति ध्यान दीजिए कि मैंने क्या सुना, और प्रतिक्रिया करिए। जहां आपको डाउट हो वहां प्रश्न पूछिए, और स्पीकर के जो भी बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर या इमोशंस एंड फीलिंग यानी मैचिंग एंड मिररिंग, उसको आप उस समय नहीं, बाद में उसे आप उसी, अगर जब आपको बोलने का अवसर मिले तो उसे उसी तरह से आप प्रतिबिंबित करने की कोशिश करिए। Steps in the listening process. Steps in the listening process. सुनने की प्रक्रिया के क्रम। Steps in the listening process. Steps in the listening process यानी सुनने की प्रक्रिया के क्रम। सुनने की प्रक्रिया के क्रम। पहला है एक्टिव हियरिंग। ये बाद में जाके लिसनिंग में बदल जाता है। जब आप ध्यान से पहले सुनेंगे, पहले आवाज कानों में जाए, लेकिन कानों से माइंड तक जाए, दूसरे से बाहर न निकल जाए, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव हियरिंग। यानी किसी चीज को ध्यान देके अंदर ग्रहण। Focus on the information. Focus on information. सूचना पर ध्यान देना। सूचना पर ध्यान देना। सूचना पर ध्यान देना। Comprehension. Comprehension and interpretation ये है ये। यानी समझ, सूचना को आप समझे, और इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करें। इंटरप्रिटेशन यानी परिचर्चा करें श्रोता के साथ जहां आवश्यक हो। तो अगला स्टेप इसका होता है कि पहले आप सुनते हैं, सूचना पर ध्यान देते हैं, उसे समझते हैं, और आप व्याख्या भी कर सकते हैं उस सूचना की, जो कुछ आपने सुना है। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। एनालिसिस यानी आप उसका आकलन यानी विच्छेदन कर सकते हैं। आकलन, व्याकरण, आकलन और मूल्यांकन। रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेम्बरिंग। क्या करना और याद करना। प्रतिक्रिया करना और रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेम्बरिंग, प्रतिक्रिया करना और याद करना। तो ये स्टेप्स ऑफ लिसनिंग है जो आपके सुनने से शुरू होता है। अगर आप सूचना माइंड में जाएगी, फिर माइंड उस पर ध्यान देगा। प्रतिक्रिया करना और याद करना। प्रतिक्रिया करना और याद करना। तो ये है स्टेप्स ऑफ लिसनिंग। जब आप ध्यान से सुनेंगे, माइंड उस सूचना पे ध्यान देता है कि आपने क्या सुना। जब वो माइंड एनालाइज करता है उसको, यानी उसको परसेप्शन और कंसेप्शन होता है, तब आप उस सूचना समझ जाते हैं, उसको व्याख्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं, उसे याद रख सकते हैं। तो ये स्टेप्स है।
हाँ तो भाई चलिए, बैरियर्स इन लिसनिंग। इन्वायरमेंट ऑफ जब ऑर्गेनाइजेशन संस्थान का वातावरण कैसा है, सभी लोग ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से बातें करते हैं, सभी कक्षाएं सुचारू रूप से चलती हैं, तो फिर उस पर डिपेंड करता है कि आप भी फिर उसमें उसी तरह सुनेंगे। इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थान का वातावरण। सेलेक्टिव लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग यानी हम वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। कहने का मतलब है इसका, जो हम सुनना चाहते हैं यानी व्यक्ति जो सुनना चाहता है वही सुनता है, दूसरा कुछ भी सामने कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो उसे अच्छा लगेगा वही वो सुनेगा और को वो नहीं सुनेगा। तो ये होता है सेलेक्टिव लिसनिंग। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर यानी भौतिक बाधाएं, जो मैंने कम्युनिकेशन में बताया था भौतिक बाधाएं, वो सब यहां भी रहेंगी। तो भौतिक बाधाएं जैसे टेम्परेचर है, हीट है, वेंटिलेशन है, सीटिंग अरेंजमेंट है, तो ये सब जो भौतिक बाधाएं हैं, इंटरप्शंस है, तो भौतिक बाधाएं तो हर जगह रहती है। भौतिक बाधाएं, लिसनिंग एटीट्यूड, listening attitude, negative listening attitude, सुनने के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, 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 पर्सनल रिएक्शन, व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं, व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं, पर्सनल रिएक्शन होता है, बहुत बार हम प्रैक्टिकल अपना पर्सनल रिएक्शन सुनते समय कर देते हैं। पुअर मोटिवेशन, पर्सनल रिएक्शन, पुअर मोटिवेशन एक अलग पॉइंट है। प्रेरणा की कमी, पुअर मोटिवेशन, प्रेरणा की कमी, और लास्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती है। सुनने की ये बाधाएं हैं। इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्थान में जो परिवेश में जो कुछ है, क्या वातावरण है, ये प्रभावित करता है। सेलेक्टिव लिसनिंग, जो सुनना चाहते हैं वो आप सुनेंगे। अच्छा सॉरी, भौतिक बाधाएं, निगेटिव लिसनिंग एक दृष्टिकोण ही होता है कि हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, बोलना चाहते हैं या बीच में इंटरप्ट करते हैं, तो ये एक नेचर व्यक्ति का होता है। पर्सनल रिएक्शन, यानी छूट गया सॉरी, पर्सनल रिएक्शन व्यक्तिगत कुछ हो। मनोवैज्ञानिक
कि आप सुन नहीं सकते हैं या कुछ, चलो वो तो हियरिंग आएगा, वो तो नहीं, बट मानसिक रूप से आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, अपने कान बंद कर लिए हैं, तो ये सब बैरियर्स होते हैं। मिटा दो। टू बी गुड लिसनर, वो दो चार चार पॉइंट बस मैं इसमें लिखा के, इसलिए अब इसको खत्म करना है, ज्यादा आप एक्सप्लेन अपने से कर सकते हैं इसको, कैसे एक अच्छे लिसनर आप बन सकते हैं। फोकस ऑन आइडिया और व्यूज, फोकस ऑन आइडिया और व्यूज। आइडिया और व्यूज यानी विचार या दृष्टिकोण, अपने विचारों या दृष्टिकोण पर ध्यान रखें कि मुझे कब क्या और कैसे बोलना है, तो अपने विचारों और दृष्टिकोण पर ध्यान रखना, विचारों और दृष्टिकोण पर ध्यान रखना। एडजस्ट विथ प्रिवेलिंग सिचुएशन, prevailing situation, with prevailing situation, prevailing, prevailing situation, adjust with prevailing situation, यानी वर्तमान परिस्थितियों से सहमत होना या समझौता करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठ, समझौता नहीं, वर्तमान परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाना, सामंजस्य बैठाना, सामंजस्य बैठाना। Capitalize on difference of speed, capitalize on difference of speed, गति की भिन्नता का लाभ उठाना। हम डिस्कस करेंगे इस पर, पहले आप लिख लें, गति की भिन्नता का लाभ उठाना, गति की भिन्नता तक का लाभ उठाना, गति की भिन्नता का लाभ उठाना। अगला पॉइंट लिख लें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, try to understand the process of listening, try to understand the process of listening, listening, सुनने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करना, सुनने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करना, सुनने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करना। अगला पॉइंट ये, ऑर्गेनाइज योर थॉट, your thought to listen, organize your thought to listen, सुनने के लिए विचारों को व्यवस्थित करना, अंतर मन में जो विचार उठ रहे हैं उसको शांत करिए, सुनने के लिए विचारों को व्यवस्थित करना, सुनने के लिए विचारों को व्यवस्थित करना। एंड लास्ट है रेडी टू लिसन,
रेडी टू लिसन यानी सुनने के लिए तैयार हो, ये बहुत जरूरी है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है। रेडी टू लिसन कि क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? रेडी टू लिसन, सुनने के लिए तैयार। हाउ टू बी ए गुड, आप अच्छे लिसनर कैसे बन सकते हैं? तो उसके लिए कुछ पॉइंट, जैसे पहला है फोकस, किस आइडिया को आप सुनना चाहते हैं, अगर वो वही बताया जा रहा है तो उस पर आप ध्यान दें। एडजस्ट विद द प्रिवेलिंग, जो भी है, माइक है या आवाज थोड़ी कम सुन रही है तो ध्यान से आप सुने, फिजिकल बैरियर्स कुछ हो सकते हैं, तो जो भी प्रिवेलिंग सिचुएशन यानी वर्तमान जो परिस्थिति है उससे आप सामंजस्य बैठाइए। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस इन द स्पीड, यानी जैसे परसिस्टेंट ऑफ विजन होता है उसी तरह से परसिस्टेंट ऑफ लिसनिंग भी होता है। यानी अगर कोई जो कुछ भी आप देखते हैं वो आंखों तक पहुंचने में कुछ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, जिसे हम परसिस्टेंट ऑफ विजन कहते हैं। उसी तरह से परसिस्टेंट ऑफ लिसनिंग है, जो आप सुनते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आपके माइंड तक पहुंचने में, इंटरप्रेट करने में कुछ समय लगता है। तो जो मेरी बोलने की गति अगर बहुत तेज होगी और आपके सुनने और इंटरप्रिटेशन की गति मैं उससे मैच नहीं करेगी, तो आप उस सूचना को समझ नहीं पाएंगे। तो ये कहने का मतलब है कि जो आपका जो मतलब सॉरी, जो वक्ता के जो बोलने की गति है और जो आपके सुनने की गति है, अगर इसमें डिफरेंस है तो डिफरेंस को आप अपने तरफ यूज करिए, यानी उस डिफरेंस को कम करने की कोशिश करिए। तो ये है मेन पर्पस, इसका मतलब ये। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो प्रक्रिया मैंने ऊपर आपको बताया था कि कौन सी प्रक्रिया है, ध्यान से सुनना, समझना, जहां भी डाउट हो प्रश्न पूछना, उसकी व्याख्या करना, उसको याद करना, तो ये प्रक्रिया है। तो अपने अंतर्मन फीलिंग को व्यवस्थित रखिए कि नहीं मुझे सुनना है, इसका उपयोग होगा। रेडी टू लिसन, जब भी हो आप सुनने के लिए तैयार। व्हाट यू थिंक अबाउट लिसनिंग? आप लिसनिंग के संबंध में क्या सोचते हैं? वन, क्या आप सुनना चाहते हैं? वांट टू लिसन, ये सब में पहले क्या है? डू यू वांट टू लिसन? एक तरह से आप कहे थे प्रश्नों के माध्यम से है कि डू यू वांट टू लिसन, यानी क्या आप सुनना चाहते हैं? एंड इनकरेज अदर टू स्पीक, encourage other to speak, तो क्या आप दूसरों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? encourage other to speak यानी दूसरों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, दूसरों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। डिले योर डिसीजन, ये जो ये कहावत है लिसनिंग की, डिले योर डिसीजन यानी अपने निर्णय में देरी करना। डिले योर डिसीजन, अपने निर्णय में देरी करना। अभी हम डिस्कस करते हैं इसको। डिले योर डिसीजन, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, सब में अगर यहां आप लिख ले, नहीं तो डू यू, यहां आप लिख लें, ये सब में आएगा। डू यू वांट टू, डू यू इन, अभी क्या बोला चला जाता है। डू यू इनकरेज अदर टू स्पीक, डू यू डिले योर डिसीजन, डू यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक।
Get out of dry subject. Get out of dry subject. Accept. To be understood. जनरली हम ये साइकोलॉजी से संबंधित है। सुनना जो भी होता है व्यक्ति के, आप बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आपका अंतर मन कहता है यार क्यों सुन रहा हूं, कोई फायदा है इससे, तो उससे ये मेल संबंधित। अरे थैंक यू, कोई बात नहीं, आज कोई नहीं है, कोई बात नहीं। तो वांट टू लिसन, क्या एनकरेज अदर टू स्पीक, यानी क्या आप दूसरों को बोलने का अवसर देते हैं। डिले योर डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे कोई बोलना शुरू करता है, हम भले उसको अपोज न करें, क्रिया न दे, लेकिन हम मन से सोच लेते हैं अरे छोड़ो यार क्या सुनना। तुरंत आप डिसीजन ले लेते हैं, इंस्टेंट डिसीजन कि नहीं यार सुनना है, इसको क्या सुनना है। तो ये करो, 1-2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ध्यान से सुनिए और फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो डिले और डिसीजन का मतलब कि तुरंत डिसीजन, ये सुनते समय इससे कोई फायदा नहीं है, क्या सुनना है। डिले और डिसीजन, सुनते समय अगर कोई गलती हो रही है या कुछ आपने गलत बोल दिया है, रिस्पांस आपका गलत है, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। गलती तो सबसे होती है, तो गलती को आप जरूर अपना वो देखें। गेट आउट ऑफ ड्राई सब्जेक्ट, अगर नीरस सब्जेक्ट है, यानी गेट आउट ऑफ ड्राई सब्जेक्ट का मतलब अगर उदासीन विषय से या क्या आप जल्दी निकल जाते हैं, उदासीन विषय से क्या आप जल्दी निकल जाते हैं, यानी उदासीन अगर विषय है तो आप बैठे बैठे नहीं, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब कुछ आपके इंटरेस्ट का ही हो। इन विषय से क्या आप जल्दी निकल जाते हैं, उदासीन विषय से निकल जाते हैं। एक्सेप्ट टू बी अंडरस्टूड, आप स्वीकार करते हैं कि मैंने कुछ समझ लिया। एक्सेप्ट टू बी अंडरस्टूड, स्वीकार करिए कि कुछ तो मैंने समझा। बिल्कुल आप ब्लैंक मत रहिए कि नहीं यार क्या आपने बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आया तो आपने पूछा क्यों नहीं। तो एक्सेप्ट टू बी अंडरस्टूड। नहीं यार कौन गुस्सा होगा, नहीं गुस्सा होता हूं। इसका हाँ, क्या गलतियों को मानते हैं। टीचर भी ह्यूमन बीइंग है, कभी कभी उसका भी गुस्सा आ ही जाता है। हाँ लो भाई। ये तो ह्यूमन नेचर है भाई, गुस्सा होना भी एक ह्यूमन नेचर है, बट उसको थोड़ा कंट्रोल करें। देखें ऐसा नहीं है कि वही बीरबल की कहावत है ना कि अकबर ने बोल दिया कि यार मैं कभी गुस्सा नहीं होता हूं, तो गुस्सा नहीं होते हैं, नहीं गुस्सा 6 बार उसको रिपीट करता गया, गुस्सा नहीं होते हैं, इंस्टेंट गुस्सा हो गए। तो ये तो ह्यूमन नेचर है, ऐसा कोई नहीं है। बहुत ज्ञानी मुनि जो होंगे, हाँ ये इसका ये पार्ट हो गया आपका। अब आपको अगर फीडबैक देना है, जनरली आप सुनते हैं या कोई कुछ बोल रहा है तो बीच बीच में जो फीडबैक होता है किसी भी डिस्कशन में आपको अगर फीडबैक देता है तो डेवलप हाउ टू गिव द इफेक्टिव फीडबैक, ये भी लिसनिंग का ही पार्ट है।
प्रतिपुष्टि, प्रभावी प्रतिपुष्टि किस प्रकार देना है, प्रभावी प्रतिपुष्टि किस प्रकार देना है। कोई भी प्रतिपुष्टि अगर आपको देना है तो आप किस प्रकार देंगे, प्रभावी प्रतिपुष्टि किस प्रकार देंगे। पहला ही है कि फीडबैक इम्पर्सनल, फीडबैक इम्पर्सनल, EERSONAL। इम्पर्सनल का मतलब होता है अवैयक्तिक, वैयक्तिक होता है मतलब अवैयक्तिक, हाँ पर्सनल कमिटमेंट। लेकिन ये है कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में ना बोलिए, उसने उसकी एक्टिविटीज के बारे में आप कमेंट करें। ये होता है कि कभी भी इम्पर्सनल मत होइए, किसी का पर्सनल अटैक मत करिए। कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप अवैयक्तिक, मतलब आपका जो भी हो फीडबैक अवैयक्तिक होना चाहिए, जो भी प्रतिपुष्टि अवैयक्तिक होना चाहिए, प्रतिपुष्टि अवैयक्तिक होना चाहिए। listen first then give feedback। listen first then give feedback, ये और फिर प्रतिपुष्टि दें। पहले सुने फिर प्रतिपुष्टि दें, बिना सुने किसी को आप कह दिया आपको ऐसा हो ऐसा हो, पहले सुने फिर प्रतिपुष्टि दी। फीडबैक डायरेक्टेड टू कंटेंट, not to speaker or colleagues, not to speaker or colleagues। ये भी एक्चुअली पहले का ही एक रूपांतरित रूप ही कर सकते हैं। फीडबैक डायरेक्टेड टू कंटेंट, नॉट टू स्पीकर और कलीग्स, नॉट टू स्पीकर और कलीग्स। यानी विषय वस्तु पर प्रतिपुष्टि दे, विषय वस्तु पर प्रतिपुष्टि दे, पाठियों के ऊपर नहीं। विषय वस्तु पर प्रतिपुष्टि दे, वक्ता या सहपाठियों के ऊपर नहीं। Ability of speaker do not judge the ability of speaker। ability of speaker, यानी वक्ता की योग्यता का मापन करने की कोशिश न करें, वक्ता की योग्यता का मापन करने की कोशिश न करें, वक्ता की योग्यता का मापन करने की कोशिश न करें। देश को चलिए से लिख लीजिए। अगला पॉइंट है रिस्पॉन्ड पोलाइटली, रिस्पॉन्स पोलाइटली एंड पॉजिटिवली।
respond politely and positively. हमेशा विनम्र और सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करें। 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 फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल, लास्ट लिख लें। फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल, स्पेसिफिक स्किल। विशेष योग्यता जो प्राप्त करना है उस पर ध्यान दें। विशेष योग्यता, विशेष दक्षता, विशेष दक्षता जो प्राप्त करना है उस पर ध्यान दें। विशेष दक्षता जो प्राप्त करना है उस पर ध्यान दें। हो गया? तो ये है, फीडबैक दे रहे हैं तो अपने दोस्तों के लिए कमेंट न करें या जो वक्ता है उसके ऊपर कमेंट न करें। आप सुने और फीडबैक दें। जो कंटेंट है उसके ऊपर फीडबैक दें। वक्ता की योग्यता को जज करने की कोशिश न करें। कुछ न कुछ तो हर परिवेश में, हर परिस्थिति में सीखने को मिलता है। तो क्या आप सीख सकते हैं? जरूर नहीं कि आपके कंटेंट से या विषय वस्तु से संबंधित हो या ना हो, लेकिन आप कोशिश करें कि कुछ न कुछ आप सीखें और एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आप हमेशा फोकस करें कि मैं क्या सीखना चाहता हूं आज के मीटिंग से, या ये जो बोल रहे हैं उससे क्या प्राप्त किया जा सकता है। कुछ न कुछ पॉजिटिव होता है। हम कहते हैं एक घड़ी बंद है तब भी 2 बार 24 घंटे में सही समय बताती है। तो कोई भी आदमी कितना भी खराब हो, शराबी था, शराब पी के गिर गया, तो उससे पूछा यार कुछ बताना चाहोगे? तो बोला कभी शराब मत पीना। बोले तुम क्यों पीते हो? बोले इसीलिए तो बता रहा हूं, इसलिए तो मैं तुमको सलाह, क्योंकि मैं पीता हूं। तो इसलिए चाहे कोई कितना भी गलत हो, कुछ न कुछ अच्छाई सब। तो क्या अच्छाई है उसकी तरफ ध्यान दें, क्या खराब है उसको छोड़ दें। ट्राई टू लिसन, लास्ट पॉइंट। क्यों सार्थक लिसनिंग नहीं हो पाता है? क्या बात उसमें ट्रैप हो जाता है सुनने में? ट्राई टू लिसन। तो मेन पॉइंट क्या होता है ट्राई टू लिसन में? जंपिंग टू स्पीक। बीच में बोलना शुरू कर देते हैं आप। जो बोल रहा है उसकी नहीं सुनते हुए अपना बोलना, यानी बीच में बोलना शुरू कर देना। जंपिंग टू स्पीक, बीच में बोलना शुरू कर देना। बीच में बोलना शुरू कर देना। ऑलवेज रेडी टू इंटरप्ट अदर। Always ready to interrupt others. Always ready दूसरों के कार्य में व्यवधान पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरों के कार्य में के लिए तैयार रहते हैं। दूसरों के कार्य में व्यवधान पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है? दूसरों के कार्य में व्यवधान पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। अनवांटेड सजेशन, आवश्यक सुझाव देना।
पूछ नहीं रहा तब भी आप देते हैं। तो अनावश्यक सुझाव देना, ट्राई टू गिव अनवांटेड सजेशंस, गिव अनवांटेड सजेशन। अनावश्यक सुझाव देना, अनावश्यक सुझाव देना। नेवर वेट for his sequence. Never wait for his sequence to speak. Never wait for his sequence to speak. हो सकता है ना, never wait for his complete उसका जो कंप्लीट होने का वेट। हाँ वो भी है, आगे वो भी है। ये है कि मतलब अपना हमारा उसका हम वेट नहीं करते हैं, उससे पहले नेवर वेट फॉर हिज सीक्वेंस टू स्पीक, यानी अपने बोलने के क्रम का इंतजार नहीं करता है, अपने बोलने के क्रम का इंतजार नहीं करता है। बोलने के क्रम का इंतजार नहीं करता है। डू नॉट अलाउ अदर टू कंप्लीट, डू नॉट अलाउ अदर टू कंप्लीट, do not allow other to complete. दूसरों को अपनी बात पूरा नहीं करने देता है, ये बहुत से कमियां हो सकती। दूसरों को अपनी बात पूरा नहीं करने देता है, दूसरों को अपनी बात पूरा नहीं करना देता है। चलिए लास्ट में क्या हो गया, सम टिप्स इफेक्टिव लिसनिंग के लिए कुछ टिप्स, 2-4 पॉइंट ऑफ, बस हम खत्म करते हैं। सम टिप्स, बी फिजिकली इन्वॉल्व, be physically involved in listening, be physically involved in listening, be physically involved in listening, यानी सुनने के लिए शारीरिक रूप से सम्मिलित हूं, सुनने के लिए शारीरिक रूप से सम्मिलित हूं, यानी ध्यान से सुने, आप कहने का मतलब वही, सुनने के लिए शारीरिक रूप से सम्मिलित हूं। Encourage other also, encourage speak, encourage other also to speak, दूसरों को भी बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। encourage others also to speak, encourage others also to speak, दूसरों को भी बोलने के लिए प्रोत्साहित करें, दूसरों को भी बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। इफेक्टिवली, नोट इफेक्टिवली, टेक नोट इफेक्टिवली, यानी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखते रहे। टेक नोट इफेक्टिवली का मतलब महत्वपूर्ण बिंदु को अवश्य लिखते रहे, महत्वपूर्ण बिंदु को अवश्य लिखते रहे।
महत्वपूर्ण बिंदु को अवश्य लिखते रहें। अवॉइड बैड मैनरिज्म। अभी तक बताया गया है। तो जो भी बुरे आचरण से दूरी रखें। अवॉइड बैड मैनरिज्म, बुरे आचरण से दूरी रखें। हाँ वो भी है, बट वो बुरा आचरण नहीं है, एब्सेंट माइंडेड है, वो भी हुआ, वो भी हो सकता है, गलत नहीं है। तो बुरे आचरण से दूरी रखें। आगे आप लिखिए, फॉलो द गोल्डन रूल, फॉलो द golden rule of listening more, follow the golden rule of listening more and speaking less. गणेश जी का रूल है ये, फॉलो द गोल्डन रूल ऑफ लिसनिंग मोर एंड स्पीकिंग लेस, यानी ज्यादा सुने कम बोले, ज्यादा सुने कम। एक्सरसाइज टू, लास्ट है एक्सरसाइज टू लिसनिंग मशीन। लिसनिंग मसल, एक्सरसाइज टू लिसनिंग मसल, यानी सुनने वाली मांसपेशियों के का एक्सरसाइज करना, यानी अभ्यास करना। सुनने वाले मांसपेशियों का अभ्यास करना, यानी कुछ अच्छा म्यूजिक सुने, कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ योगासन होते हैं अलग अलग, ऐसे करते हैं, बंद करते हैं, या कुछ देर शांत रहें। सुनने वाली मांसपेशियों पर अभ्यास करें, सुनने वाली मांसपेशियों का अभ्यास करें। जो भी है एक्सरसाइज आपके होते हैं, या योगासन होते हैं, या सांस लेना होता है, कोई अच्छा म्यूजिक सुनना होता है, ये सब एक्सरसाइज है। ये कुछ टिप्स है जो कि आपको एक अच्छा लिसनर बना सकते हैं। अच्छा होते हैं, कुछ लिसनर्स ऐसे होते हैं जो जितनी जल्दी याद करते हैं उतनी जल्दी भूल जाते हैं, फास्ट दोनों उनका होता है। लिसनर बहुत धीरे धीरे याद करते हैं, 2-4 बार उसको रिपीट करते हैं, लेकिन वो फिर ज्यादा देर तक उसको बनाए रखते हैं। कुछ उसको जल्दी याद कर लेते हैं लेकिन देरी तक बनाए रखते हैं, और कुछ न तो याद कर पाते हैं और न बनाए रखते हैं। तो ये 4 कैटेगरी लिसनर्स की भी होती है। तो ये व्यक्तिगत स्वभाव है, कुछ टिप्स है सर इसकी? नहीं, व्यक्तिगत तो होता, बट कुछ टिप भी है याद करने की। आप उसे रिपीट करें, या 8-10 शब्द है तो पहले शब्द को मिला के कोई ऐसा शब्द बना लें कि जिससे आपको पहला शब्द याद रहे तो पूरा याद आ जाएगा। तो अलग अलग तरीके होते हैं, सबके अपने याद करने के तरीके। हाँ हो गया, चलिए ये खत्म हुआ। अब टाइम है अभी आधा घंटा, बहुत अच्छा। छठवें यूनिट में तो आपके जितने भी WIM है तो दिया और भी बता दिया, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा मैंने तीसरा यूनिट आपको छोड़ा है, तो छठवां यूनिट मैं छोड़ रहा हूं। हम आगे चलते हैं 7वें यूनिट पे। ये है असेसमेंट एंड टेस्टिंग। असेसमेंट एंड क्या